नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, जो कंपनी खास करके अदर टेक्सटाइल से बिलोंग करती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा गया कि इनका कामकाज जो है शूटिंग, शर्टिंग्स और जो यार्न से रिलेटेड कामकाज है उसमें ज़्यादातर करती है। जहाँ पे शूटिंग हो, फिनिशिंग्स की बात किया जाए या फिर यार्न्स में देखा जाए। और ये फैशन दुनिया की बड़ी कंपनी के तौर पे उभरती जा रही है जिसका नाम है बीएलएस और बीएसएल की बात किया जाए तो ये ग्लोबल कंपनी के तौर पे शूटिंग्स और फिनिशिंग्स एंड यार्न को लेकर के कंपनी अपनी दर्ज करती है, जो करीब कहती है कि ये कंपनी 100 मिलियंस डॉलर्स की कंपनी की लिस्ट में शामिल हुआ था करीब 2023 के दौरान की बात करूं। 20 मिलियन की बातें कहती है, मीटर ऑफ द फैब्रिक्स एनुअली की बातें कहती है, 45 डिकेट्स की से एक्सपीरियंस की बातें कहती है और 2500 से ज़्यादा कंपनी पे एम्प्लॉय की बात करती है और करीब 60 नेशन को लेकर के आसपास 60 कंट्री में इनकी प्रेजेंस की बात उन्होंने दर्ज की है, जो कि खास करके एक्सपोर्ट का कामकाज करती है। इसके अलावा यदि हम मार्केट की तरफ देखें तो मार्केट में इनका यही इससे इससे जो कारोबार आ रही है उससे क्या मार्केट की पोटेंशियल क्रिएट कर रही है, क्या ऐसा रिस्क फैक्टर की बातें कर रही है, हमारे एक एक्सपेक्ट पे चलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि हम इनकी डेटाबेस को जरा देखें, हमारे सामने अभी दिखता है कि यहाँ पे अभी इनकी जो स्टॉक प्राइसेस की बात हम करें तो अभी ये इसकी लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करती नजर आई है। और यहाँ पे जबकि कई बार बीच में हमने ये भी देखा कि मार्केट में एक अच्छी खासी बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला था और लगातार बिकवाली के प्रेशर के बाद भी मार्केट बेटर करने की कोशिश में। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे इस कंपनी का, और वो पॉइंट है ये। और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि चार्ट लेवल जिस हिसाब से डेवलप कर रही है, बिजनेस मॉडल डेवलप कर रही है, बिजनेस मॉडल से प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर को लेकर के और मार्केट की जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है उसको भी जरा अवलोकन करेंगे, तो मैं एग्जांपल कहता हूं कि कंपनी ये कहती है कि हमारे पास नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे एग्जांपल के तौर पे यदि 100 रुपए की प्रॉफिट की बुकिंग करती है अपने बुक्स के अंदर, तो कंपनी ये दर्ज करती है कि 1370 रुपये आज भी इनका मार्केट में क्या है, उधार लगी हुई है। अर्थात रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंपनी के पास 1300% से ज्यादा की बातें करती है, कंपेयरिंग फ्रॉम द नेट प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के। लेकिन कुछ पहलू को जरा जानने की कोशिश करते हैं। पहली नजर देखा जाए तो कंपनी का जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन को अब देखेंगे, तो फाइनेंशियल पोजीशंस जो है कंपनी का लगातार 2024 तक की यदि बात किया जाए तो 2020 से यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो ये लगातार बेटर करती जा रही है। 2024 तक के दौरान में नेट वर्थ की जो पोजीशन है उसमें भी डेवलपमेंट लगातार हुई है। लेकिन प्रॉफिट की नंबर जो है ना, परसेंटेज, वो बहुत में उसमें बहुत बड़ी चेंज नहीं आया है। नियर अबाउट लगता है कि आसपास ही घूमती नजर आई है। जबकि क्वार्टरली डेटाबेस इस कंपनी का जो देखेंगे तो वो उसी डायरेक्शन से चल रही जिस डायरेक्शन से इसका ईयरली डेटाबेस चल रही थी। मतलब कंपनी सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है और सस्टेनेबिलिटी के बाद बस कहते हैं कि स्टेबल है इसको लेकर के, अपनी मार्केट को लेकर। जहां तक वाई वाई के बेसिस पे हमने देखा कि इसमें करीब थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट डालती नजर आती है। लेकिन यदि हम इनकी लास्ट कुछ पीरियड का डेटाबेस को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने कुछ और रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट ये है जो कंपनी अभी तक के सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड हाई जो सेल्स का आंकड़ा दर्ज करती है, वहां पे इन्होंने अपनी नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया। भाई इसके मुताबिक तो स्टॉक की प्राइस में मूवमेंट होना था यदि सेल्स के अकॉर्डिंग हम मानते हैं। इसके अलावा यदि हम इन कंपनी को बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो आज के टाइम में कह सकते हैं कि 267% की मूव कर चुकी है। इंटरेंसिक वैल्यू भी 135 के आसपास आंकड़ा देती है, जबकि हायर टू हायर प्राइस 300 से ज्यादा की रेजिस्टेंस क्रिएट करती नजर आती है। डिविडेंड यील्ड का भी करीब 33% के आसपास की आंकड़ा है, जो कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को दर्ज करती है। और साथ में यदि नंबर ऑफ शेयर को देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर काफ़ी कम है। लेकिन अच्छी बात यह है जो मार्केट को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो 56% के आसपास आंकड़ा दर्ज कर, जहाँ पे मार्केट कैप केवल 311 करोड़ की दर्ज करती है। और इसके मुताबिक यदि अर्निंग पर शेयर के मुताबिक हम देखते हैं तो मार्केट आज करीब
27 टाइम्स के मुताबिक मार्केट में करंट प्राइस सिचुएशन कहती है। जबकि इंडस्ट्रियल का पी भी सेम डायरेक्शन से देखने को मिला है, नियर अबाउट 10% आज के टाइम में ओवर वेटेज की ही बात किया जाता है। यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो 10% से 9% के बीच में घूमती नजर आती है। कंपनी में जो डेट टू इक्विटी का मामला है वो काफी ज्यादा दर्ज कर, और ऐसा लगता है कि इसको लेकर के इन्होंने दबाव डाली है, अर्थात कंपनी के पास इंटरेस्ट की बर्डन काफी ज्यादा हो सकती है। जबकि करंट रेशियो के नंबर भी 1.12 का आसपास आंकड़ा देती है, जिसको लेकर के हमने ये एक डाउटफुल चीजों को डबल हाईलाइट किया था कि कंपनी, हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि 100 रुपए के मानते हैं प्रॉफिट बुक करती है तो 1300 के आसपास कंपनी की उधार की सिचुएशन भी क्रिएट होती नजर आई। क्या लगता है इसके मुताबिक यदि हम चार्ट लेवल को देखें तो चार्ट लेवल आपस में सेल्स के मुताबिक यदि देखते हैं तो उसके मुताबिक तो ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जो मूव करती नजर आती है वो इनके लिए एक पोटेंशियल की बात कहती है। जबकि इस कंपनी में यदि हम रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश कर रहे थे, जो कि 1300% से ज्यादा की बातें कहती है, लास्ट यदि 12 महीने के डेटाबेस को ना मान के H1 के डेटाबेस को ही रखें तो इसके मुताबिक क्या होती है, जो कंपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब, मैं मान लूँ 150 करोड़ के 350 करोड़ के आसपास टर्नओवर की लेकर के, नियर अबाउट की बात करूँ 350 करोड़ की टर्नओवर इनका H1 में हुआ। इसमें कंपनी कितनी की सेविंग करती है, ऑलमोस्ट देखा गया कि 4 करोड़ 81 85 लाख के आसपास की इन्होंने 4 करोड़ 85 लाख की इनमें से सेविंग करती है। अर्थात इसमें देखिए इसका परसेंटेज कितना बनता है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी बेटर रहा है, 8 से 9% 10% तक क्रिएट करती है कई बार। लेकिन हमने कहा था ना, जैसे इनको लेकर के इंटरेस्ट की बर्डन तो काफी ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात ये रही तो इंटरेस्ट की बर्डन जो है वो काफी ज्यादा है, जो कि इंटरेस्ट जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है कंपनी का बिल्कुल ही नहीं का आंकड़ा दर्ज कर, क्या कर दिया, नहीं के आंकड़ा दर्ज करती है, जो कि इनके लिए थोड़ा सा बर्डन की पार्ट क्रिएट करती नजर आती है। यदि हम रिस्क फैक्टर को देखें तो रिस्क फैक्टर जो है बहुत दिनों के लिए नहीं है, करीब इसको कह सकते हैं कि 3 मंथ के लिए रिस्क फैक्टर है, जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह करते हुए 3 मंथ में इनके पास सर पेमेंट्स आते होंगे। इसको लेकर के देखा गया तो रिस्क एनालाइज बैलेंस शीट की पोजीशन ये कहती है, जो कंपनी में आप कर्ज की सिचुएशन को देखें तो ये कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे कर्ज थोड़ा सा पे आउट किया है। पे आउट करने के साथ साथ कंपनी ने एसेट्स को भी थोड़ा सा मोनिटाइज लगता है, कुछ या तो डिप्रिसिएशन के पार्ट्स की वजह से या फिर कुछ और की वजह से डिप्रिसिएशन की जो एसेट्स की वैल्यूएशन थी थोड़ी सी कमी दर्ज करती है। कंपनी के पास वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ था नहीं, इन्वेस्टमेंट की कोई पार्ट नहीं है, जो पार्ट था वो ज्यादातर इनके पास इन्वेंटरीज की पार्ट होगी और क्या होगी, और इनकी उधार के सेक्शन में करीब 154 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लास्ट H1 के डेटाबेस को देखा था, जहाँ पे 350 करोड़ के बेसिस पे कंपनी ने ये दर्ज किया कि हमारे पास 154 करोड़ के मार्केट में उधार रहे थे। अर्थात नियर अबाउट कहूँ को इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो करीब 40 से 45 40% के आसपास एवरेज मान लेते हैं। और इसको लेकर के जब हमने क्लोजर डेटा लिया लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को, तो उसके मुताबिक कहती है कि कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो करीब 23% के आसपास आंकड़ा थी। लेकिन इसके मुताबिक क्योंकि नेट इनकम मार्जिन कंपनी में काफी छोटा सा है, 2% की बातें कहती है, उसके मुताबिक थोड़ा सा क्या दर्ज करती है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर दर्ज करती नजर आती है, लेकिन टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको देखा जा सकता है। इसके मुताबिक यदि रिवेन्यू पोर्शन को देखा जाए तो इसके मुताबिक रिवेन्यू सेशन कुछ पोर्शन अच्छी देखने को मिला है, कुछ में इनमें डिक्लाइन भी देखने को मिला है फ्रॉम द क्यू ऑन क्यू डेटा बेस को। जहां तक डिविडेंड का और कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ निवेशकों को अट्रैक्शन वाली बात है, तो 2022 23 24 में कंपनी 1 से लेकर ₹1.5 तक के डिविडेंड की पार्ट भी कंपनी अपने निवेशकों को लेकर के दिया है। साथ में यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए, क्योंकि ये भी एक आंकड़ा दर्ज करती है कि आखिर निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है कंपनी में, तो यहाँ पे देखा गया कि निवेशकों का इंटरेस्ट में फिलहाल सितंबर तक में 12,000 के आसपास की निवेशकों का लिस्ट है। तो ये कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 15,000 निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें डीआई की भूमिका नियरली 2-2.25% के आसपास बनी हुई नजर आती है। रेस्ट बात देखा है तो आम पब्लिक के पास काफी सारे होल्डिंग्स की बातें हैं निकल के आती हैं, जिसमें कुछ सुपर इन्वेस्टर के तौर पे भी हमने देखा, जैसे हमने कहा कि ये सुपर इन्वेस्टर हैं जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग आज भी करीब 4% के आसपास की नियरली की बात कहता है, जिनके पास मुझे लगता है कि 100-150 कंपनी में इनकी खुद की पोजीशन होगी, ऐसे सुपर इन्वेस्टर की बात किया जाए तो।
तो इनकी लिस्ट में ये कंपनी शामिल है और यहाँ पे इसके अलावा कुछ और भी नाम शामिल है जो कि बड़े निवेशकों के लिस्ट में शायद शामिल हो सकता है। इनके पास कुछ बड़े निवेशक हैं, कुछ छोटे निवेशकों की लिस्ट में शामिल होता है। अल्टीमेटली 12-13 हज़ार आसपास निवेशकों का लिस्ट शामिल होता है। लेटेस्ट की तरफ देखा जाए तो कंपनी की जो लेटेस्ट पीपीटी का मामला आया था इसको लेकर के, उसको लेकर के देखा इनकी अच्छी खासी ब्रांड्स को लेकर कहते हैं, वेगन्स हैं, एसजी हैं, एसजी कुछ ब्रांड्स इनका सामने निकल के आती है और इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अपनी दर्ज किया कि इनका एसएसजी इनिशिएटिव है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बातें कहती है और इसको लेकर के बीएसएल अपनी इंफॉर्मेशन क्यूआरक्यू डेटाबेस को लेकर कहते हैं कि हमारे पास ये ग्रोथ रेवेन्यू पोर्शन है, मार्जिन की पोर्शन की बात उन्होंने एक परसेंटेज वाइज डिक्लेयर पीपीटी शामिल किया था, जो कि शायद काफ़ी बेटर है एक निवेशकों को समझने के पर्पज से। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, जो यहाँ पे कुछ पार्ट्स को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ना परसेंटेज वाइज यदि देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट पावर कंसल्टेंसी का कामकाज करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी के पास टेक्सटाइल्स बिजनेस, इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स बिजनेस की बातें भी करती है, जिसमें कि HEG लिमिटेड इनके ग्रुप से बिलोंग करती है। इसमें देखा जाए टेक्सटाइल के अंदर तो BSL हैं, मॉडल्स ओवरसीज हैं, RSWs हैं और इस कुछ कंपनी का लिस्ट और जारी करता है। IT सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, जिसमें कि पावर सेक्टर में इनके पास कुछ कंपनियां शामिल हैं। तो ये यहाँ पे कंपनी की लिस्ट साझा करती है और ऑलमोस्ट यदि देखा जाए इनके सेगमेंट वाइज डिटेल को लेकर के, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि सेगमेंट वाइज कंपनी क्या करती है एक्चुअल में। यदि सेगमेंट वाइज की तरफ चले, कुछ सेगमेंट वाइज डिटेल होता तो ऐसा कोई डेटा यहाँ पे शामिल नहीं करता है। हमने इस पार्टों को जानने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया जो आखिर इसमें क्या था, जबकि सीजीआर के बेसिस पे यदि देखा है तो कंपनी में सेल्स बेटर करती नजर आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी में अप डाउन का सिचुएशन रहा था, स्टॉक प्राइस लगातार ग्रो कैंडल की तरफ भागती नजर आती है और पेयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर करें तो आज भी ये यदि देखा है तो श्रीराम सिल्क से काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे निवेशकों को लेकर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट छोटे से स्टॉक प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस की बात उन्होंने रखती नजर आती है। हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल इसे शामिल नहीं होता। ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे देखा गया कि ओवरऑल कुछ सालों के डेटाबेस को हम इसी डेटाबेस को लेकर चलें तो ये कह सकते हैं कि जब से कंपनी लिस्टिंग है 10 सालों से यदि मार्केट में है तो BSE के बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लेवल दिया है, लेकिन कुछ सालों में करीब कम था, बाद में कुछ ज़्यादा दर्ज करते, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट और एक टाइम फ्रेम के डेटाबेस के मुताबिक चलती है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ को हमेशा ध्यान देने वाली बातें हैं, भले ही स्टॉक किसी भी तरह का हो, कैसे भी हो, लेकिन हम इनको कुछ पार्टों को जरूर जानने की कोशिश में रहते हैं कि देखिए जब जब तक अप ट्रेंड में है तब तक तो पैसे की वृद्धि दर्ज करती है। यदि लो ट्रेंड में है तो पैसे की वैल्यूएशन आपकी गिरती जाती है। सेम ट्रेंड में है तो उसमें निकलना और इंटर करना आसान होता है, लेकिन अपनी एसेट्स को, अपनी पैसे को भी सेव करना आसान करना चाहिए और वहाँ पे क्या करना चाहिए, खासकर गोल्डन रूल कहता है यदि प्रॉफिट दे रहा है तो वो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको अपनी एसेट्स को भी मोनेटाइज करके निकलता रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।